अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, फर्ज करें आप एक शॉपकीपर के पास जाए और उसे कह दे कि मुझे 1 kg शुगर चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो बैलेंस इस्तेमाल करेगा। इसी बैलेंस के ज़रिए आपको शुगर देगा। बैलेंस के इस साइड पर वो 1 kg का स्टोन लेगा और इसी तरफ क्या लेगा, शुगर लेगा। ठीक है, यानी इस साइड पे शुगर डालता जाएगा यहाँ तक डालता जाएगा कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, यानी इससे हम शुगर का मास या वेट जो है वो मालूम कर सकते हैं। और जब ये सिस्टम एक दूसरे के साथ बराबर हो जाएगा तो वो मास जो है वो कितना होगा, 1 kg होगा। यानी इसी तरह बैलेंस के जरिए हम डिफरेंट आइटम्स का मास मालूम कर सकते हैं। और ये मास जो है, इस मास को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मास कहते हैं। और इसको रिलेटिव मास हम इसी वजह से कहते हैं कि इस शुगर का मास जो है वो हमने कंपेयर किया, रिलेट किया या इसका मवाजिना किया किसके साथ, केजी के साथ। और ये केजी जो है ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट्स है या इसको हम एक और नाम देते हैं और वो है रेफरेंस यूनिट। तो इसी तरह रेफरेंस यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट के साथ हम चीज़ों का मवाजिना करते हैं, इसको रिलेट करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं और इसका मास मालूम करते हैं। लेकिन इस मास को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव इसी वजह से कहते हैं कि हमने इसको कंपेयर किया, मवाजिना किया या रिलेट किया। ठीक है, तो इसी तरह हम डिफरेंट चीज़ों का मास मालूम कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में हम मास मालूम करते हैं एटम का। फर्ज करें आप यहाँ पर एक एटम रखते हैं और मैं आपको ये बता दूं कि इसी सिस्टम के जरिए यानी स्टैंडर्ड यूनिट आप केजी ले और एटम का मास मालूम कर ले, तो ये आप नहीं कर सकते। यू आर अनएबल टू फाइंड द मास ऑफ एन एटम विद रेफरेंस टू केजी। क्यों नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। इसी वजह से आप रेफरेंस केजी के साथ या स्टैंडर्ड यूनिट केजी के साथ आप एटम का मास मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसके लिए आप एक और यूनिट लाएंगे, एक और स्टैंडर्ड सिस्टम आपको लाना पड़ेगा। और वो स्टैंडर्ड यूनिट या स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो क्या है, कार्बन 12। यानी इस केजी की जगह जब हम एटम का मास मालूम करते हैं तो केजी की बजाय हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, कार्बन 12 के साथ। यानी ये कार्बन 12 जो है ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है या हम कहते हैं कि ये एक रेफरेंस यूनिट है। ठीक है, और इसी कार्बन 12 के साथ हम एटम का मास कंपेयर करते हैं, मवाजिना इसका करते हैं या रिलेट करते हैं। और इससे जो एटम का मास मालूम होगा वो क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास का डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि जब एक एटम का मास हम कंपेयर करते हैं, मवाजिना इसका करते हैं, रिलेट करते हैं किसके साथ, कार्बन 12 के साथ, तो इस मास को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड यूनिट या रेफरेंस यूनिट लेते हैं। इससे पहले साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो भी एक रेफरेंस यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट से लिया था। लेकिन इससे जो एटम का मास मालूम हुआ करता था वो इसमें डिफिकल्टीज थी, और डिफिकल्टीज ये थी कि जो मास आता था वो फ्रैक्शन में आ जाता था, कैलकुलेशन डिफिकल्ट था। इसलिए वो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह अब किसने ली,
कार्बन 12 ने। और ये कार्बन 12 का सिस्टम कब मुतारिफ कराया गया? 1961 में बाय आयोपिक सिस्टम। आयोपिक वालों ने 1961 में स्टैंडर्ड यूनिट्स या रेफरेंस यूनिट एटम के मास मालूम करने के लिए कौन सा एटम लिया? कार्बन 12 लिया। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास यहाँ पर केजी की जगह क्या है? कार्बन 12 है, कार्बन 12। और यहाँ पर भी मैं क्या लेता हूँ? कार्बन 12 लेता हूँ। तो ये दोनों सिस्टम जब हम बैलेंस करेंगे तो ये साइड और ये साइड ये इक्वल होगा, यानी सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये कार्बन 12 है और ये भी कार्बन 12 है, तो इसलिए ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और इसी कार्बन 12 को कार्बन 12 क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका मास जो है वो क्या है? 12 है। इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 6 है, प्रोटॉन की तादाद भी 6 है। और हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद जब हम जमा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो इसीलिए कार्बन 12 को 12 इसीलिए कहा जाता है कि इसका मास जो है वो क्या है? 12 है। ठीक है, अच्छा अब हम इस तरह करते हैं कि ये कार्बन 12 जो है ये मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। इक्वल पार्ट्स में क्या करता हूँ? डिवाइड। तो ये 12 पार्ट्स में डिवाइड होंगे क्योंकि इसका मास जो है वो 12 है। वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 पार्ट्स हैं। और किसके पार्ट्स हैं? कार्बन 12। अब मैं इस तरह करता हूँ कि ये कार्बन 12 जो है इसकी जगह मैं इसका यूनिट लेता हूँ। और कितने यूनिट्स हैं? 12। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 यूनिट्स है। तो सिस्टम फिर भी इक्विलिब्रियम में होगा। ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये भी कार्बन 12 है और ये भी कार्बन 12 है, लेकिन ये पार्ट्स में है, यूनिट्स में है, और ये एज अ होल है। ठीक है, अब मैं इस तरह करता हूँ कि लेट सपोज क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन का मास मालूम करना है मुझे। ठीक है, किस एटम का मास मालूम करना है? नाइट्रोजन का। तो इस साइड पे मैं क्या लूंगा? कार्बन 12 लूंगा, यानी यूनिट्स ऑफ कार्बन 12 लूंगा। और यहाँ पर क्या लूंगा? नाइट्रोजन एटम रख दूंगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पर नाइट्रोजन एटम रख देता हूँ तो ये सिस्टम जो है इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, यानी ये दोनों साइड आपस में बराबर नहीं होंगे। नाइट्रोजन का साइड जो है वो डाउन साइड की तरफ जाएगा और ये कार्बन वाला जो है ये अप साइड में जाएगा। डाउन साइड का मतलब ये है कि नाइट्रोजन हैवी है। नाइट्रोजन क्या है? हैवी है। और ये लाइट है, इसी वजह से ये साइड नीचे की तरफ गया और ये ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब मैं इस तरह करता हूं कि 12 यूनिट्स कार्बन 12 के ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन फिर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं था। लेकिन ये मतलब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर नहीं था। तो मैं क्या करूंगा? ये कार्बन 12 से मैं एक और यूनिट ऐड करूंगा। एक यूनिट ऐड करने के बाद यहाँ पर टोटल यूनिट्स ऑफ कार्बन 12 हो गए 13। फिर भी सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं था। ये डाउन साइड की तरफ था और ये अप साइड था। ठीक है, अब मैं इस तरह करता हूं कि एक और यूनिट में ऐड करता हूं। टोटल यूनिट्स हो गए कितने? 14। जब यहाँ पर कार्बन 12 के मैं 14 यूनिट रख देता हूं तो ये सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब ये है कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का एटम मास जो है वो कितना है? 14 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12 के बराबर है। ठीक है, 14 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का मास जो है वो कितना है? 14 है। ठीक है, इस तरह नाइट्रोजन की जगह मैं और एटम लेता हूं। लेट सपोज मैं लेता हूं, क्या लेता हूं?
ऑक्सीजन लेता हूं, ठीक है, तो सिस्टम फिर भी इक्विलिब्रियम फॉर्म में नहीं होगा। ऑक्सीजन डाउन साइड मूव करेगा और ये अप साइड मूव करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हैवी है और ये लाइटर है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, टोटल यूनिट्स यहाँ पर 12 थे, नाइट्रोजन के लिए 2 मैंने और ऐड कर दिए, तो टोटल हो गए 14। लेकिन 14 फिर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं था, तो मैं क्या करूंगा, 1 यूनिट और ऐड करूंगा, तो टोटल कितने हो गए 15। फिर भी सिस्टम एक दूसरे के साथ बराबर नहीं था, तो क्या करूंगा, फिर एक और ऐड करूंगा, तो टोटल कितने हो गए 16 हो गए। जब 16 यूनिट्स में ऐड करता हूं किसका, कार्बन 12 का, तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का मास जो है वो कितना है, 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह मैं क्या लेता हूं, सोडियम लेता हूं, सोडियम, ठीक है। सोडियम जब मैं यहां पर रख देता हूं तो फिर सिस्टम डिस्टर्ब होगा, सोडियम साइड वाला बैलेंस जो है वो डाउनवर्ड जाएगा और ये अपवर्ड जाएगा, क्योंकि सोडियम हैवी है और ये लाइटर है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल यूनिट्स जो है वो कितने हैं, 16 है। 16 के साथ में एक और ऐड करता हूं तो कितना होगा, 17। फिर भी सिस्टम इक्वल नहीं होगा, 18 पर भी नहीं होगा, 19 पर भी नहीं होगा, 20 पर भी नहीं होगा, 21 पर भी नहीं होगा, 22 पर भी नहीं होगा, 23। जब 23 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12 में यहाँ पर रख देता हूँ तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगा, बैलेंस होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का सोडियम का मास जो है वो बराबर है 23 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12 के, यानी नाइट्रोजन का मास 14 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, सोडियम का मास क्या है, 23 है। तो इसी तरह हम एटम का मास मालूम कर सकते हैं। जब हम एटम का मास मालूम करते हैं तो ये मास जो है ये हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, कार्बन 12 के साथ, इसे रिलेट करते हैं, इसका मवाजिना करते हैं। तो जो मास हम मालूम कर लेते हैं उस मास को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब ये है कि इसका मास हमने कंपेयर किया है, ठीक है। तो ये था रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU से, एटॉमिक मास यूनिट AMU, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, और ये U क्या है, यूनिफाइड मास है। इसके अलावा ये एटॉमिक मास यूनिट जो है ये हम एक साइंटिस्ट के नाम के तौर पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो है डाल्टन DA, ठीक है। तो ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं इसका डिफिनीशन कर लूँ तो डिफिनीशन क्या होगा, लेट सपोज ये मेरे पास 12 यूनिट्स है, किसके 12 यूनिट्स है, कार्बन 12 के, ठीक है। और इसी कार्बन 12 के यूनिट से जब मैं एक यूनिट लूंगा आउट ऑफ कितने, 12, लेकिन किसके, आउट ऑफ किसके, कार्बन 12 के, तो इसे मैं क्या कहूंगा, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास का यूनिट मतलब है 1/12 पार्ट या 1/12 यूनिट ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन ये कितना एटॉमिक मास यूनिट होगा, 1 AMU होगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट का डिफिनीशन है कि जब कार्बन 12 के यूनिट से, कार्बन 12 के 12 यूनिट से जब मैं एक यूनिट लेता हूं तो उसे मैं क्या कहूंगा, एटॉमिक मास यूनिट।